नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना। तो शुरू करते हैं। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है संविधान का सार या फिर संविधान का दर्पण। जो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, इसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? इसका प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा संविधान की जो आत्मा कहते हैं ना, संविधान की आत्मा, तो हम किसको कहते हैं? प्रस्तावना को ही कहते हैं संविधान की आत्मा। और किसने कहा था? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। और जो जो हमारी प्रस्तावना है, ये किस पे आधारित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर हमारी जो प्रस्तावना है आधारित है। और देखते हैं, प्रस्तावना को जो ना संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। संविधान का परिचय पत्र ये किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने। ये इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। देखते हैं जो प्रारूप, इसका मतलब स्वरूप कैसा है, कैसी लिखी है प्रस्तावना। शुरू होती कहाँ से? हम भारत के लोग। शुरुआत होती, कई बार क्वेश्चन पूछा कि जो प्रस्तावना शुरुआत कहाँ से होती, तो हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की। समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को वित्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। तो इसे अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अब देखते हैं डिटेल में थोड़ा। जो प्रस्तावना है, इसमें कुल कितने तत्व हैं? प्रस्तावना में मूल रूप से 4 तत्व निकले। कौन से 4 तत्व हैं? पहला है संविधान। जो संविधान के जो अधिकार या फिर शक्ति का स्रोत है, तो क्या है उसके? भारत के लोग। हम भारत के लोग। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जो संविधान है, भारतीय संविधान है, इसकी जो संविधान जो शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? तो कहाँ से प्राप्त करता है? भारत के लोगों से। दूसरा प्रावधान देखते हैं, भारत की प्रस्तावना के अनुसार जो इंडिया का नेचर होगा वो कैसा होगा? इंडिया एक संप्रभु होगा, एक समाजवादी। अभी हम जो शब्द आ रहे हैं इनको डिटेल से देखेंगे आगे चल के। आप धैर्य रखिए, बहुत अच्छे से प्रस्तावना कवर की जाएगी। जो कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये नेचर है, कैसा है? संप्रभु है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। और संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय देना, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व बनाए रखना, ये सब उद्देश्य है। और जो चौथा पॉइंट है, संविधान लागू होने की तिथि पता चलती है। कब से लागू हुआ है? 26 नवंबर 1900। ये किस लिए बता रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है जो प्रस्तावना से जो मूल तत्व है उसमें कौन सा तत्व नहीं है। ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा, 1 ऑप्शन नहीं देगा। तो आपको जब याद रहेगा तो आसानी से आप कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ शब्द देखेंगे डिटेल से। जो पहला शब्द आया है जो संप्रभु या संप्रभुता, संप्रभु या फिर संप्रभुता। संप्रभुता का जो जनक है किसे हम कहते हैं? ये कहते हैं जीन बोदिन को। फ्रांस के एक पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने संप्रभुता का कॉन्सेप्ट दिया। देखते हैं संप्रभुता है क्या। संप्रभुता का मतलब देखते हैं, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनियन अर्थात
भारत आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। अगर एक बात में कहे तो जो संप्रभुता का मतलब होता है कोई भी देश आंतरिक और एक्सटर्नल और इंटरनल जो अफेयर हैं दोनों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, किसी से सलाह ना, किसी पे निर्भर ना हो। इसमें दूसरा पॉइंट आता है, जब संप्रभु है तो किसी देश को, जैसे ये भारत है तो जैसे कोई देश संप्रभु होने नाते इस देश को इंडिया में मिला भी सकता है, इंडिया को कोई पार्ट किसी देश को दे भी सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। भारत किसी विदेशी सीमा का ग्रहण मतलब किसी भी बाहरी सीमा को मिला भी सकता है या फिर अपनी सीमा को अन्य देश को दे या क्षेत्र भी दे सकता है। ठीक है, तो ये थे संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी जिसे बोलते हैं। तो ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा संप्रभुता किसे कहते हैं। देखते हैं जो अगला हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है समाजवादी, सोशलिज्म बोलते हैं। समाजवादी ये बताता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था होगा उसका नेचर क्या होगा। नेचर क्या होगा, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है जहाँ पे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र सहयोग करें। इसे देखते हैं दो प्रकार की, जिसे देखते एक प्रकार से तीन टाइप के देखते हैं जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक होता है पूंजीवादी मतलब कैपिटलिज्म, दूसरी होती है सोशलिज्म, एक होता है कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म मतलब होता है जो भी उत्पादन होता है वहाँ का टोटल जो है ना प्रोडक्टिविटी, क्या उत्पादन होगा, कितना किया जाएगा, उसका प्राइस क्या होगा, तो वो निजी हाथों में होती है, तो वहाँ बोलते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। और समाजवादी व्यवस्था मतलब यहाँ पे प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर होता दोनों जो है ना डिसाइड करते हैं, सरकार भी डिसाइड करती है और दोनों में मिलजुल कर काम करते हैं। जो साम्यवादी होती है, जो साम्यवादी व्यवस्था में सिर्फ राज्य का पावरफुल, जैसा रूस, चाइना इत्यादि। तो समाजवादी समझ में आएगा, इतना याद रखना समाजवादी है कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित राज्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होती है। जो अगला शब्द है हमारा, ये अगला शब्द जो है देखते हैं पंथ निरपेक्ष। सामान्यतः किताबों में जो है ना कि धर्मनिरपेक्ष लिखा होता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष जो है ना गलत होता है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता। भारत क्या है, भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है ना, यहाँ पे कई धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी को राज्य जो है ना सुरक्षा देता है और सभी का सम्मान करता है। तो कोई विशेष धर्म नहीं होगा, देश में सभी धर्म एक समान है, मतलब जो राज्य है राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है। कुछ देखते हैं, देखो तीन तरह के स्टेट होते हैं, जैसे देखो धर्म है, ये राज्य है। जब कोई भी जो राज्य है ना धर्म के अनुसार चलता है, ये देखो धर्म ऊपर है राज्य नीचे, मतलब जो राज्य है धर्म के अनुसार चलेगा। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान। और दूसरी व्यवस्था होती है धर्म और राज्य का आपस में कोई संबंध ही नहीं, मतलब दोनों अलग अलग हैं। राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जैसे कि पश्चिम देश में। इसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब दोनों का संबंध ही नहीं, धर्म राज्य का आपस में संबंध नहीं। और एक है जैसे राज्य और राज्य के अंदर धर्म, जैसे इंडिया में क्या होता, राज्य के अंडर में धर्म है ना, मतलब राज्य के अनुसार धर्म चलेगा, धर्म राज्य से ऊपर नहीं है। तो आई होप समझ में आया होगा कि पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं। अगला बिंदु देखते हैं, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक। हालांकि ये तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा। इसका मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जो भी उस देश की नीतियाँ होगी वहाँ पे डायरेक्ट जनता का हस्तक्षेप होता है। अप्रत्यक्ष में मतलब डायरेक्ट जनता का हस्तक्षेप नहीं होता है। अप्रत्यक्ष में जैसे जो जनता होती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं ना सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में जो है ना अप्रत्यक्ष है, जनता का डायरेक्टली कोई पॉलिसी में हस्तक्षेप नहीं होता, जो भी लोकसभा राज्यसभा में सदस्य चुन के जाते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो लोकतांत्रिक समझ में आया होगा
सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में, मतलब जो भी यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा चुने जाएंगे। हालांकि वास्तविक देखा जाए तो सिर्फ 5 साल में एक ही बार शक्ति आती है और 5 साल तो किसी दूसरे के हाथों में रहती है। हालांकि पॉसिबल भी नहीं है कि इतने बड़े डेमोक्रेटिक लोकतंत्र कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो। ठीक है, देखते हैं अगला जो टर्मिनोलॉजी है हमारी। सुना तो आपने बहुत होगा गणतंत्र, गणतंत्र शब्द, गणतंत्र दिवस, लेकिन समझ में नहीं आएगा, तो आज हम देखते हैं इसे, बहुत अच्छे समझते हैं। गणतंत्र से इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है राज्य का प्रमुख जो है ना हमेशा, चलो ये बाद में देखते हैं डिफरेंस, थोड़ा समझते हैं। व्यवस्था जो है ना 2 प्रकार की होती है, एक होती है गणतंत्र, दूसरी होती है राजशाही। राजशाही मतलब जो जो वहाँ का मतलब प्रमुख होगा वो राजा या रानी, वे उत्तराधिकार, मतलब वंश के अनुसार में किसी परिवार में जन्म लिया उसी वंश के आधार पर चलते हैं, ना कि चुने जाते हैं। जैसे हम देखते हैं इस यूके, इसका एक अच्छा उदाहरण है यूके। यूके में जो है ना राजशाही व्यवस्था है, जो जिससे वहाँ पे जो राजा है वो चुना नहीं जाता है, वो वंश के आधार पे होता है, मतलब किसी, तो राजशाही व्यवस्था समझ में गया होगा कि हाँ जहाँ का राजा जो है ना, जहाँ जहाँ का जो प्रमुख शासक होता है, मतलब एक प्रकार से प्रमुख राष्ट्र का प्रमुख होता है वो राजा या रानी होता है, जो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, वो वंश के आधार पर होता है। दूसरा होता है गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है, ये भी गणतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। मतलब जहाँ का जो प्रमुख है प्रत्यक्ष मतलब सीधे जनता द्वारा चुना जाए, जैसे यूएस में जो राष्ट्रपति जो है ना वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, कितने 4 वर्ष के लिए। जैसे इंडिया में आ जाओ, इंडिया में जो है ना अप्रत्यक्ष गणतंत्र है। इंडिया में जो राष्ट्रपति है ना अप्रत्यक्ष, यहाँ के जो सिटीजन है डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं राष्ट्रपति को, ना कि हम लोग चुनते हैं। तो इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोक गणतंत्र, सॉरी अप्रत्यक्ष गणतंत्र। देखते वहीं लिखा था एक सिंपल परिभाषा में, राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय हेतु जनता द्वारा चुना जाएगा। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुनती जनता है, निश्चित राष्ट्रपति कितने 5 वर्षों के लिए, अमेरिका में 4 वर्षों के लिए, तो निश्चित समय के लिए चुना जाता है और राज्य का प्रमुख भी होता है। तो ये था गणतंत्र, ये भी समझ में आया होगा। देखते हैं अगला पॉइंट, न्याय। न्याय जो है ना, जो प्रस्तावना में न्याय है जो ना, ये 3 प्रकार की न्याय की बात की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे 2018 जो वीडियो एग्जाम उसमें पूछा गया था न्याय कितने प्रकार को, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, मतलब न्याय का एक प्रकार से क्या है, सभी के लिए समान अवसर, मतलब न्याय का मतलब क्या है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। सामाजिक मतलब सामाजिक आधार पर धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। आर्थिक मतलब कोई गरीब है कोई अमीर है इसके आधार पर भेदभाव ना किया जाए। और तीसरा है राजनीतिक, मतलब राजनीतिक में गरीब हो या अमीर हो सबको भाग लेने का अधिकार है। यहाँ पे कोई गरीब व्यक्ति भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और एक अमीर व्यक्ति भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ का न्याय मतलब ये भी न्याय 2 प्रकार का एक प्रकार सा होता है, एक होता है पॉजिटिव, होता है निगेटिव। जो पॉजिटिव है दिखने में तो लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में जो है पॉजिटिव होने, जैसे इंडिया में क्या रिजर्वेशन की, जैसे SC ST OBC की रिजर्वेशन है, SC ST OBC की जो रिजर्वेशन है वो कैसा है, सकारात्मक न्याय है। क्योंकि काफ़ी समय से कुछ ऐसे दबे कुछ लोग थे जिनको समान अवसर नहीं मिले, तो उनको कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा ताकि वो जल्दी से किसी का सामना कर सके एक प्रकार से। ठीक, तो न्याय हो गया, देखते हैं तो न्याय भी कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव और सामाजिक, आर्थिक। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि न्याय 3 प्रकार का होता है। देखते हैं स्वतंत्रता। प्रस्तावना है ये, कई बार हमने ऐसे नहीं लिखा, कई बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। स्वतंत्रता, अच्छा स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता के मतलब भी एक प्रकार से दो तरह की स्वतंत्रता होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव का मतलब है स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र देखा जाए कुछ भी करने का अधिकार, स्वतंत्रता मतलब विथआउट रिस्ट्रिक्शन के जब बात करेंगे तो निगेटिव होगी स्वतंत्रता। मतलब किसी जो भी मन में है वो कर रहा है, कि मन है किसी राफ्टा जड़ दिए, मन है किसी को उठा के नहर में फेंक दिए, कुछ भी मतलब, तो ये भी जानवर जैसी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो इंडिया में ये वाली तो है नहीं कि कोई भी कुछ कर सकता, तो इंडिया में सकारात्मक जो स्वतंत्रता है, मतलब स्वतंत्रता तो है लेकिन किसके, कुछ उस पर नियंत्रण के साथ, ताकि आप स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन भी ना कर सके। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता, समता मतलब इक्वलिटी, ये 2 प्रकार की है, होती है, या फिर 2 प्रकार की। प्रस्तावना में स्वतंत्रता सॉरी समता कितने 2 प्रकार की प्राप्त है: प्रतिष्ठा और अवसर की। तो याद रखना, न्याय कितने प्रकार का, न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, और जो समता है वो 2 प्रकार की। अगला बिंदु देखते हैं, बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। बंधुत्व से क्या फायदा, उसका मतलब एक प्रकार से उद्देश्य होता जो संविधान में उद्देश्य था, व्यक्ति का सम्मान किया जा सके, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। अभी बात करेंगे क्योंकि जो अखंडता शब्द है कब जोड़ा गया, संशोधन बात करेंगे, संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का पार्ट है कि नहीं है, कितने बार संशोधन हुआ, ये सब डिटेल से आगे चल के देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय जो है ना, प्रस्तावना में जो 3 प्रकार का न्याय है, इसको हमने कहाँ से लिया है, तो रूस की क्रांति जो कब 1917 में हुई थी, यहाँ से हमने ग्रहण किया है। तो ये भी कई बार पूछा गया है, जो प्रस्तावना में जब जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसको हमने किस देश से लिया है, किस क्रांति से लिया, तो रूस की क्रांति से लिया। इसी प्रकार से स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व, ये हमने कहाँ से लिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी, फ्रांस की क्रांति से लिए। अब देखते हैं हम लोग जो संविधान है, मतलब जो प्रस्तावना है, ये संविधान का भाग है या नहीं। इस पर एक लंबे समय तक विवाद चलता रहा था कि जो प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या फिर नहीं है। तो इससे जो पहला केस हुआ था बेरूवाड़ी संघ मामला 1960, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं, अर्थात मतलब जब भाग नहीं तो इसमें कोई संशोधन भी नहीं हो सकता है। लेकिन लगभग 13 वर्ष बाद 1973 में केस हुआ, केशवानंद भारती मामला। इसे बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। देखते इसमें क्या आया था निर्णय, केशवानंद भारती मामला जो 1973 में, कई बार टाइम भी पूछ लिया तो याद रखना है। इसमें क्या कहा गया, जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है, जब संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसी में कहा गया जब संशोधन में, प्रस्तावना में अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, किंतु मूल ढांचा में नहीं। इसने कॉन्सेप्ट दिया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे बोलते हैं संविधान का मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहा गया जो भी तत्व संविधान के मूल ढांचा है उनमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बाकी आप संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रकार से है ये। तो मोटा मोटा याद रखना, जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है, किसमें निर्णय दिया गया था, केशवानंद भारती बनाम 1973 में कहा गया था। ठीक है, देखते हैं आगे कुछ और पॉइंट। अब तक कुल कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, तो ये केवल एक बार संशोधन हुआ है। एक कई बार पूछा गया, एक बार हुआ है, वो भी एक बार किस संशोधन द्वारा हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1970
सॉरी, थोड़ा यहाँ पे 1972 नहीं होगा, यहाँ पे 1976 कर लेना है, इसके लिए सॉरी। वैसे आपको सभी को याद होगा, इसी कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ये 1976 कर लेना। इस संशोधन के माध्यम से जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कई बार ये पूछा गया जो अखंडता है किस पैराग्राफ में जोड़ा गया था, तो ये 7वें पैराग्राफ में जोड़ा गया था अखंडता को। एक बार एग्जाम में पूछा गया है शायद। और कुछ देखते हैं। हाँ, कुछ 2 पॉइंट याद रखना। जो प्रस्तावना है ये विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं, मतलब विधायिका मतलब जो लोकसभा राज्यसभा है, ये शक्ति का स्रोत नहीं। कई बार स्टैंड में क्वेश्चन पूछ लेता है, हालांकि वनडे एग्जाम में तो नहीं पूछेगा ये, जैसे PCS के एग्जाम में उससे पूछ लेता है। और ये गैर न्यायिक है, मतलब जो भी प्रस्तावना में प्रावधान दिए हैं इनको हम लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट हम नहीं जा सकते, तो न्यायिक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी प्रस्तावना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा होगा।